Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning. This lecture belongs to 1934 to 1938 and this is a transition period between the next phase of Indian national movement. तो इसी वजह से we are going to learn this as a compiled format in two mind maps. तो दो mind map में हम इसे पढ़ेंगे and इसमें बेसिकली कुछ नहीं था ज्यादा, सिर्फ ये था कि इलेक्शंस हुए थे दो, एक तो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हुआ था 1934 में एंड एक था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हुआ था 1937 में ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस. दैट इज व्हाई इलेक्शंस हुए थे फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस. अब दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है, मेजोरिटी बनानी है, अगर इलेक्शन जीत गए मेजोरिटी आ गई तो क्या गवर्नमेंट फॉर्म करना है या नहीं. और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनमें डिफरेंस था, तो यही चीज दोनों में कॉमन होगी, वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली लर्न हो जाएगा. इसके नेक्स्ट माइंड मैप में हम लोग पढ़ेंगे कि 1937 इलेक्शंस में क्या हुआ था, 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल जो था वो क्या था एंड इसका जो इम्पैक्ट था, लिमिटेशंस था वो क्या था विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा. फर्स्टली, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1934 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तीन कोर्स ऑफ एक्शन थे. सबसे पहले तो महात्मा गांधी कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल थ्योरी. सेकंड वाज 1934 का इलेक्शन को पार्टिसिपेट करना है, ये जो प्रोपोनेंट्स थे वो कहते थे. एंड द थर्ड वाज लेफ्टिस्ट वे, दैट इज ऑफ जवाहरलाल नेहरू. अब ये चीज समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू का विजन क्या था, बिकॉज आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आफ्टर लाहौर सेशन में ऑलरेडी पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ था एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक ही है. तो लाहौर स्वराज के बाद में जवाहरलाल नेहरू वाज अ वर्चुअल लीडर एंड द लेफ्टिस्ट मूवमेंट और सोशलिज्म वाली जो मूवमेंट थी दैट वाज डोमिनेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. सो अब हम लोग पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू का विजन. तो Nehru's vision was elimination of capitalism and formation of socialist country. He said कि withdrawal of CDM and council entry are both as a compromise. तो ये मतलब ऐसे हो जाएगा कि यार हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतनी सारी आइडियोलॉजीज बनाई, इतने मार खाए गवर्नमेंट के, एंड हम लोग फिर से वही चीज कर रहे, गलतियां कर रहे जो प्री 1919 फेज में हुआ था. He was well read, he already knew history. जो भारत एक खोज सीरीज है, it is based on the book Discovery of India, which was written by Jawaharlal Nehru when he was in jail. तो ये आप इसलिए important है क्योंकि he was very well versed in history also. इन्होंने बोला कि council entry and withdrawal of CDM अगर होगा तो it is a spiritual defeat or surrender of ideals of Indian national movement. He said कि instead we are supposed to take the economic demands of the peasants as well as the class demands of the workers. तो इसलिए हम लोग क्लास स्ट्रगल को इंटीग्रेट कर देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में. तो उन्होंने क्या किया कि अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पेजेंट्स के लिए किसान सभा बनाओ, वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन बनाओ और इन्हें इंटीग्रेट कर दो इंडियन नेशनल मूवमेंट में. अब इसी में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेंगे, मेंस में क्वेश्चन आता है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगल टू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी ऑफ महात्मा गांधी एंड स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटेजी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ये क्या था? स्ट्रगल टू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी मतलब मूवमेंट, ब्रेक एंड मूवमेंट, एक्टिविटी, इनएक्टिविटी और कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड एक्टिविटी अगेन. महात्मा गांधी ने बोला था कि किसी भी मूवमेंट का एक लो पॉइंट होता है, एक साइनसॉइडल वेव होता है ऐसे. तो इस टाइम तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, फिर स्वराजिस्ट नो चेंजर्स के टाइम ये हुआ था, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया. तो ये जो ट्रूस वाला पीरियड है वो नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि मासेस डू नॉट हैव एन इनडेफिनाइट पावर टू स्ट्रगल और टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड दैट इज व्हाई दिस ट्रूस is important to rejuvenate the masses. Plus, this truce is also important to give government a chance to respond to the demands of the nationalist. अगर government ने accept किया तो well and good, अगर नहीं accept किया तो we are going to launch a civil disobedience movement. तो जैसे आपको पता चला होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, फिर नो चेंजर्स आए, स्वराजिस्ट आए, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद पोस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया जो गांधी अरविंद पैक्ट वगैरह, ये सारी चीजें गांधी जी ने डिमांड्स रखे थे जो एक्सेप्ट नहीं हुआ. तो वो सारी चीजें जो है ना, दिस corroborates the fact that Mahatma Gandhi followed struggle through struggle strategy. But Jawaharlal Nehru, since Lahore Congress and his personal wishes or ideology, he said कि struggle victory वाली strategy होनी चाहिए, कि now we are just
गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्कर्स मूवमेंट और मास मूवमेंट, एंड बस हमें विक्ट्री चाहिए, बस यही दो चीजें करनी है हमें, स्ट्रगल एंड विक्ट्री। ट्रूस की कोई जरूरत नहीं है हमें, अनलेस एंड अनटिल ब्रिटिश colonialism is overthrown. So Jawaharlal Nehru was fighting against colonialism. He said कि he did not believe in constitutional phase. So this is all about the struggle to struggle as well as struggle victory strategy of Jawaharlal Nehru. ये बिपिन चंद्रा में भी है, प्लस एंशियंट हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है उसमें भी है, तो ये आप याद रखिएगा समराइज फॉर्मेट में। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से। अब 1934 के इलेक्शंस के कौन प्रोपोनेंट्स थे? सबसे पहले तो मोहम्मद अली अंसारी, देन असफ अली, भुलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति एंड डीसी रॉय। इन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द पीपल, देन इट विल नॉट mean that we are having faith in the constitutional politics of the British, it will start another political front, it will increase the prestige to Indian National Congress। तो ये जो एक कंसेप्ट है, ये दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का जो कंसेप्ट है, विच इज कि हर एक, हम लोगों ने फ्रेज सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि जब भी जो ट्रूस फेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आए थे मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, पहली चीज। सेकंड वाज स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स में भी उसके पहले हम लोगों ने सूरत स्प्लिट पढ़ा था, उसमें भी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस हुआ था। मॉडरेट्स वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री, फिर उसके बाद में स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स है आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो स्वराजिस्ट नो चेंजर्स में भी क्या बोला था उन्होंने कि यही कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेंगे एंड उन्हें डेडलॉक कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से अभी सिविल डिसोबीडियंस के बाद में भी यही पॉइंट आया, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली में एंट्री करने की, काउंसिल एंट्री करने की बात। तो ये जो है ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये सारी चीजें आप लिख पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो ये तो खत्म हो गया। अब उन्होंने बोला कि लेफ्टिस्ट का क्या आइडियोलॉजी थी। Jawaharlal Nehru and the left front, they criticized both of them, that is constructive work and civil, that is central legislative assembly. Why? Because they believed in struggle victory strategy. और उन्होंने बोला कि it will sidetrack the mass action and divert attention of the fight against colonialism. तो हमें क्या करना चाहिए? मास स्ट्रगल फिर से शुरू करना चाहिए। महात्मा गांधी ने बैलेंस बनाने का ट्राई किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग जाएंगे, एंड जो लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेट कर लो इलेक्शंस में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, लेकिन डू नॉट गेट सक्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और सेल्फ सर्विंग, करप्ट मत बन जाओ। एंड ही इवेंचुअली न्यू दैट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज नेवर गोइंग टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कंट्री। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने ऐसे बैलेंस किया कि ही मेड जवाहरलाल नेहरू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड उन्होंने ये बोला कि विड्रॉल ऑफ सीडीएम डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज, इट मीन्स स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी। मतलब ये ट्रूस वाला पार्ट आ गया इसमें। अब महात्मा गांधी दोनों से तीनों से खुश नहीं थे, तो महात्मा गांधी was not happy with the constitutional work, he was not happy with the left people, and some of the people did not believe in his constructive work, and that is why Mahatma Gandhi quit Indian National Congress in 1934। तो ये आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि when India was independent, तो महात्मा गांधी was he a part of Congress? So no, he was not a part of Congress। So अब ये तो हो गया 1934 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब आते हैं हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें डिबेट ये था फिर से वही चीज कि भाई अगर पहले तो पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं इलेक्शंस में, अगर पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं तो फिर मेजोरिटी बनानी चाहिए या नहीं, ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये चीज जो थी वो कंसेंसस बनानी थी इस चीज पे। तो ये तो कंसेंसस था कि हम लोगों को इलेक्शंस फाइट करना है, क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शंस था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना था, ना कि डेआरकी एज इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाना है एंड सबको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ये कंसेंसस था। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करना है या नहीं, ये कंसेंसस नहीं बना था अब तक। तो इसमें दो पार्ट थे। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी एज वेल एज कम्युनिस्ट्स, ये लोगों ने अपोज किया। क्यों अपोज किया, इसका स्पेशल लेक्चर हम लोग जब वर्कर्स मूवमेंट पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट वगैरह ये लोग कौन है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए। देन इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है लेकिन पावर तो है नहीं हमारे पास, तो फिर जाके क्या करेंगे। प्लस इट विल मीन दैट वी आर गोइंग टू प्री 1919 एरा, जिसमें हम लोग स्ट्रगल टू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, और अभी जो रिवॉल्यूशनरी ज़ील है, जो पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म है सिविल डिसोबीडियंस के बाद में लोगों के मन में जो आक्रोश है, वो हम लोग खत्म नहीं करने दे सकते।
Plus, it will divert the attention from main issue of freedom and socio-economic justice, poverty elimination. उन्होंने ये बोला कि एज अ लॉन्ग शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी हम लोग क्या करेंगे, एज अ बैलेंस हम लोग क्या करेंगे कि डेडलॉक कर देंगे जैसे स्वराजिस्ट करते थे, टू एंटर इनटू द काउंसिल एंड मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वर्किंग एट ऑल, टू प्रोवाइड डेडलॉक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये थी, मोर रिलायंस ऑन द वर्कर्स, पेजेंट्स, इंटीग्रेटिंग देम इन द इंटरनेशनल कांग्रेस, सोशलिस्ट डायरेक्शन टू द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड मास मूवमेंट. इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी वो ये थी. अब प्रोपोनेंट जो थे वो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के वो कहते थे कि ये भाई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है एंड एसटीएस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड था. हाँ, देयर इज अ डेंजर दैट people might get sucked in the provisions of the legislative assembly, but we have to fight it, not abandon it. तो ये चीज है कि भाई प्रॉब्लम अगर है तो उससे लड़ना चाहिए, ना कि अवॉइड करना चाहिए उसे. अदरवाइज प्रो गवर्नमेंट पीपल विल गो इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट विल बी नॉट पॉसिबल और नॉट, इट विल बी अगेंस्ट द इंटरनेशनल मूवमेंट. तो इसी वजह से ये क्या कह रहे थे कि भाई हम लोग तो जाएंगे. तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ डिस्पाइट लिमिटेड पावर्स, मतलब अगर पावर्स भी लिमिटेड है फिर भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क तो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, डेडलॉक फॉर्म कर सकते हैं. तो ये कंसेंसस दोनों में बन गया था. अब इसका कंक्लूजन क्या आया, महात्मा गांधी ने 1936 में एक्सेप्ट कर लिया. लखनऊ सेशन आया, लखनऊ सेशन 1936 में हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे. उन्होंने बोला कि आईएनसी का जो गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वो चेंज करके अब हम लोग सोशलिज्म गोल कर लेंगे. एंड उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में फैजपुर सेशन आया 1937 में, विच वाज द फर्स्ट विलेज सेशन. इन दोनों सेशन में एक कंसेंसस कॉमन था कि इलेक्शंस तो फाइट करना है, लेकिन ऑफिस या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करना है, यानी वो इलेक्शंस के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्या पता हमें मेजोरिटी ना मिले. सो दैट इज व्हाई इट फोकस्ड ऑन फाइटिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एज वेल एज द ब्रिटिश फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस माइंड मैप. इसके नेक्स्ट माइंड मैप में हम लोग देखेंगे 28 months of Congress rule as well as elections of 1937. So चलिए गाइस, तो ये सेकंड माइंड मैप. अब February 13, 1937 में इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया. उसमें बोला गया कि विल नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिविल लिबर्टीज विल प्रोपोगेट, विल रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जेंडर एंड कास्ट डिसेबिलिटीज को रिमूव करेंगे, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे इन एग्रेरियन सिस्टम एंड विल प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड राइट टू स्ट्राइक. ये चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी. अब इलेक्शंस जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, दैट हैपेंड इन 11 प्रोविंसेस. ऑलमोस्ट 16 million men and 9.2 lakh women they participated. अब ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो कांग्रेस दे गॉट मेजोरिटी इन ऑल एक्सेप्ट सम, that is Bengal, Assam, Sindh, Punjab and Northwest Frontier Province, and they were the largest party in Bengal, Assam and Northwest Frontier Province. तो ये आप याद रखेंगे. They won 716 seats out of 1161 seats. तो 1200 में से 700 seats वो लोग जीत चुके थे. फिर they formed a parliamentary subcommittee under Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad and Rajendra Prasad as an anti-government committee. क्योंकि इनको गवर्नमेंट की जो चीजें थी या फिर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थोड़े कुछ चीजें या रिफॉर्मेशन लाना था, इसीलिए दिस पार्लियामेंट्री सब कमिटी वाज फॉर्म्ड. नाउ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 28 मंथ्स ऑफ रूल? दे इंक्रीज द मोरल ऑफ द पीपल, दे इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन रहेगी हर चीज में. देन Indian National Congress was now a government in provinces and opposition in central at the central government. तो सेंट्रल लेवल पे 1934 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें वो अपोजिशन थे, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एंड प्रोविंसेस में तो ये गवर्नमेंट थे. फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हुए इस टाइम पे, बॉम्बे, गुजरात, यूपी, बंगाल, इस जगह पे. सोशल रिफॉर्म्स आए इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, एंड दे यूज द कांग्रेस पार्टीज और द सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन इट. They were able to control riots, they were able to check the landlords, and they dispel the myth that Indians cannot rule the country. तो ये myth तो इन्होंने dispel कर दिया. अब इसका impact क्या था इन लोगों का? Impact ये था कि firstly they were civil liberties में हम लोग देखेंगे, कुछ पार्ट्स में देखेंगे. First civil liberties, they were able to increase the liberties among the youth, worker and peasant, and that is why worker peasant revolution बहुत ज्यादा थे इस टाइम पे. Emergency power laws were removed, ban on organization were removed, press restrictions were removed and political prisoners were released. तो ये इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें से कुछ चीजें सक्सेस मिल गई थी इनको. लेकिन
जमींदारी में ये लोग सक्सेस नहीं ला पाए. व्हाई? बिकॉज एंटी जमींदारी लॉज कैन नॉट बी पास्ड बिकॉज दे डिड नॉट हैव पावर्स, दे डिड नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज. प्लस इंटरनेशनल मूवमेंट वाज मल्टी क्लास, सो जमींदारी की भी जरूरत पड़ती थी इंटरनेशनल मूवमेंट में. एंड फॉर अ लॉ टू बी पास बोथ हाउसेज शुड पास इट, बट अपर हाउस में नैरो फ्रेंचाइज था, प्लस इन रिएक्शनरी एलिमेंट्स भी थे अपर हाउस में, इसीलिए ये लोग पास नहीं कर पाए जमींदारी एक्ट्स, एंटी जमींदारी एक्ट्स. वर्कर्स में इन्होंने ये हासिल किया, दैट इज सक्सेस हासिल किया. वर्कर इंटरेस्ट वेर एनकरेज्ड, देन इट वाज बैलेंस्ड विद इंडस्ट्रियल पीस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया, जिसमें कोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्बिट्रेशन बनाया गया. फॉर दलित्स दे डिड मेनी गुड थिंग्स लाइक टेम्पल एंट्री लॉज बनाए गए, एंटी अनटचेबिलिटी लॉज बनाए गए, इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन लाइक स्कॉलरशिप एंड पुलिस एंड सिविल सर्विसेज. तो ये दलित्स के लिए इन्होंने काम किया. फिर बट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें आ चुकी थी, दैट इज राइट वर्सेस लेफ्ट आर्ग्यूमेंट आया था इस टाइम पे, एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप अंडर सुभाष चंद्र बोस इन 1938. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. नाउ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटीज कौन सी थी? लिटरेरी कैंपेन्स, एंड कांग्रेस वाज प्रेजेंट एज पुलिस स्टेशन एंड पंचायत. तो कांग्रेस ने खुद की पुलिस स्टेशन डाल दी और खुद की पंचायत ऑर्गेनाइज करने लग गया एट प्रोविंशियल लेवल. This is extra parliamentary mass activities. Now what were the limitations of these people, that is 28 months? First, जो हमने already इसमें पढ़ लिया, that is they had no powers and they had no financial resources. That is why anti-zamindari laws could not be passed. They could not change the imperialist characteristic of administration. तो overall तो imperialist characteristics तो रहेगा ही, 1947 तक तो रहेगा ही रहेगा. Now radical era, they could not bring radical era in the Indian scenario. And socialists like Yusuf Meher Ali, S.S. Batliwala, they were arrested for their seditious speeches. And K.M. Munshi used CID against communist and leftists. So this was a negative part कि खुद के ही countrymen के against ये लोग CID use करने लग गए. फिर इसके बाद में आया कांग्रेस क्राइसिस. महात्मा गांधी, who had left Congress in 1934, he was very convinced that there are issues within the Indian Congress. And उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो करप्शन बढ़ चुका था, इंडिसिप्लिन था, फाइट्स होते थे राइट वर्सेस लेफ्ट, देयर वाज बोगस मेंबरशिप, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज, मतलब अभी मूवमेंट लाने का कोई फायदा नहीं था. तो देयरफॉर देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू सीडीएम लाइक मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन लाइक मूवमेंट एट दिस टाइम. क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि पहले खुद का तो घर संभाल लो, दैट इज फर्स्ट put INC in order, that is International Congress in order, and masses are not ready. तो ये दो reasons थे महात्मा गांधी के for not starting the movement after this elections. तो ये याद रखेंगे आप. लेकिन एक पीटी पॉइंटर आप ये याद रखेंगे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग थे, that were not elected, they were nominated by president, who was the constitutional post of International Congress. तो ये आप याद रखेंगे. अब हम लोग देखेंगे कि मतलब कांग्रेस सेशंस कौन से थे. 1936 में हमने ऑलरेडी देखा था लखनऊ सेशन एंड फैजपुर सेशन. 1937 में इट वाज द फर्स्ट विलेज सेशन, फैजपुर सेशन, एंड बोथ लखनऊ सेशन एंड फैजपुर सेशन वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. देन कम्स हरिपुरा सेशन एंड त्रिपुरी सेशन. बोथ वर हेडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, बट इन त्रिपुरी सेशन देयर वाज क्राइसिस बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे. सो ड्यू टू महात्मा गांधीज प्रोटेस्ट्स, Rajendra Prasad was elected. RP मतलब Rajendra Prasad, he was elected as the president, and Subhash Chandra Bose had to leave the Congress after some time. Then 1939 में और एक चीज हुई, that is these people who got elected in the 1937 elections, they resigned in October 1939 because of the World War and the respective scenario. वो हम लोग next video में देखेंगे. 1940 में एक सेशन आप याद रखेंगे, that is रामगढ़ सेशन. It was headed by मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. एंड इसके बाद में सिर्फ दो सेशन हुए, वो हुए 1946 में एंड 1948 में. बस उसके बीच में कोई सेशन नहीं हुआ कांग्रेस का. सो दिस इज ऑल अबाउट द कांग्रेस सेशंस एंड प्रेसिडेंट्स एज वेल एज फेब्रुअरी इलेक्शंस फ्रॉम द 1934 टू 1937 एंड 38 एंड कांग्रेस सेशंस. हमने ये सब कवर कर लिया इस सेक्शन में. सो थैंक यू गाइज, प्लीज स्प्रेड इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. जय हिंद.